Hello students, this is Chiranjit Malik and today we will study about the large intestine. Okay, up to the last lecture we already have completed the small intestine, their functions, their secretions, all we have completed. But today we will know about the large intestine. What is the function of large intestine? So आज हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है? So देखते स्टार्ट करते, ओके? लेट्स स्टार्ट. सो लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 हिस्सों में बटा होता है ना? कौन कौन से 3 हिस्से? एक तो था सबसे पहला जो यू शेप्ड था, क्या नाम था उसका? डिओडिनम. फिर उसके बाद जेजुनम और फिर इलियम. इन 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, जिसमें से कि जो डिओडिनम में है वो डाइजेशन हो रहा था, ठीक है? डिओडिनम में आकर लीवर अपना सिक्रेशन छोड़ रहा था, गल ब्लैडर अपना सिक्रेशन छोड़ रहा था, पेनक्रियाज अपना सिक्रेशन छोड़ रहा था, और फिर इंटेस्टाइन में तो उसका तो अपना जूस है ही, इंटेस्टाइनल जूस. तो ये सारे जूसेस मिलकर क्या कर रहे थे? खाने को पूरे तरीके से, यानी कि फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर रहे थे, ठीक है? फूड का कंप्लीट डाइजेशन वहां पर ही हो गया, ठीक है, डिओडिनम में. अब कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद उसका अब्जॉर्प्शन जरूरी है. अब्जॉर्प्शन जरूरी है, इसका मतलब ये कि हर एक सेल तक वो डाइजेस्टेड फूड पहुंचना जरूरी है, ठीक है? सो उसके बाद अब्जॉर्प्शन हुआ था. अब्जॉर्प्शन किस पार्ट में हुआ था? अब्जॉर्प्शन हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स में, यानी कि जेजुनम और इलियम में, ठीक है? जेजुनम और इलियम में विलाई नाम के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि फूड को, डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करते हैं. अब्जॉर्प्शन के बाद का स्टेप होता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मतलब कि जो फूड डाइजेस्टेड हुआ और हर एक सेल तक पहुंचा उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी इज नॉन एज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का यही डेफिनेशन होता है, द कन्वर्जन ऑफ अब्जॉर्ब फूड इनटू एनर्जी. यानी कि हम लोगों ने जो फूड को अब्जॉर्ब किया, हर एक सेल तक पहुंचाया, तो उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं. लेकिन एसिमिलेशन का स्टडी हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, उसको हम लोग स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन में, ठीक है? क्योंकि एसिमिलेशन के लिए, यानी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, अब्जॉर्ब फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है. और ऑक्सीजन हम लोगों ने अभी तक लाया नहीं है ना, उसको हम लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब ऑक्सीजन आ जाएगा वहाँ पर, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एसिमिलेशन होता कैसे है, ठीक? सो अब हम लोग देखते हैं कि जो खाने का अनडाइजेस्टेड पार्ट बच गया है, ठीक है ना, खाने का जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाया है उसका क्या होता है, ठीक है? यानी कि एसिमिलेशन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. देखो शुरू से बता देता हूँ. 5 स्टेप्स में होता था. कौन कौन? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. जिसमें से कि इंजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था जो बकल कैविटी से होता है. डाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, यहीं तक होता है डिओडिनम तक. एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने पढ़ लिया जो कि इलियम और जेजुनम ने कर दिया. एसिमिलेशन मैंने बताया कि उसे रेस्पिरेशन में पढ़ना है. बाकी बच गया इजेशन, यानी कि अब जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सो बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं, ठीक? सो यहाँ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जेजुनम और इलियम ने अपना अपना काम कर दिया. उसका काम था एब्जॉर्प्शन का काम उन्होंने कर दिया. अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उसे पास कर देंगे लार्ज इंटेस्टाइन के पास, ठीक है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन अब यहाँ तक खत्म हो गया, एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया. अब उसे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा देंगे, ठीक है? अब काम शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन का. सो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जॉइंट को देखो. यहाँ पर तो स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है, और खत्म होने के बाद ये फूड पार्टिकल्स को कहाँ पहुंचाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. तो इस जंक्शन को, ठीक ना, इस इलियम और इस लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन को क्या कहते हैं? इलियोसिकल जंक्शन. इलियोसिकल जंक्शन क्यों कहते हैं? देखो, लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, ठीक है? लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स. पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, और तीसरा होता है रेक्टम.
लार्ज इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या? सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सबसे पहला है सीकम, यानी जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुआ तो सबसे पहला पार्ट पड़ेगा सीकम। उसके बाद सीकम खत्म होगा तो उसके बाद पड़ेगा दूसरा कोलोन। फिर तीसरा, जैसे ही कोलोन खत्म हुआ तो तीसरा पार्ट आएगा रेक्टम। आ गया समझ में? सो सीकम का देखो, तो यहाँ पर इलियम वाला पार्ट खत्म हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक ना? स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट इलियम होता है। इलियम यहाँ खत्म हो रहा है और सीकम शुरू हो रहा है यहाँ से ना। देखो सीकम, इस पार्ट को ही सीकम कहते हैं, यानी कि ये इलियम और सीकम के बीच का जंक्शन है, इसीलिए इसको इलियोसिकल जंक्शन कहा जाएगा। इस जगह को इलियोसिकल जंक्शन, क्योंकि ये इलियम और सीकम के बीच का जंक्शन है, ठीक है। अब क्या होता है, इस जंक्शन पर एक वाल्व लगा होता है। वाल्व मतलब होता है कि वैसा एक छोटा सा स्ट्रक्चर लगा होता है, यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर इस टाइप से लगा होता है। वो क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है ना। जिस तरह स्टमक में लगे हुए थे कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना, जो कि बैक फ्लो को रोकते थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर वाल्व लगे होंगे। वाल्व का भी काम होता है किसी भी चीज़ के बैक फ्लो को रोकना, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ से हम इलियम जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को यहाँ पास करा दिया लार्ज इंटेस्टाइन में। ऐसा भी तो हो सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन फिर वापस इसी को दे दे तो बैक फ्लो हो जाएगा। तो फायदा क्या होगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, है ना, बैक फ्लो होता रहेगा। तो वाल्व का काम होता है इस बैक फ्लो को रोकना, ठीक है। और क्योंकि वो इलियोसिकल जंक्शन पर है, इसीलिए इस वाल्व को हम लोग बोलेंगे इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। सो अब एक एक करके इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते। तो सबसे पहला, क्योंकि सीकम है तो उसे हम लोग सीकम से स्टार्ट करते स्टडी करना। तो सीकम क्या है, द इलियम ओपन्स हियर। इलियम यहाँ पर ओपन होता है। द जंक्शन इज कॉल्ड इलियोसिकल जंक्शन, जो मैंने पहले बता दिया, इलियोसिकल जंक्शन कहा जाएगा। विच इज गार्डेड बाय इलियोसिकल वाल्व, जो कि इलियोसिकल वाल्व से गार्डेड होता है। आ रहे ना समझ में, इलियोसिकल वाल्व से गार्डेड होता है क्योंकि इलियम और सीकम के बीच में वो वाल्व लगा हुआ है, इसीलिए इलियोसिकल वाल्व। और वाल्व का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम सीकम टू इलियम। इट्स लोअर एंड गिव्स राइज अपेंडिक्स। सीकम का जो लोअर एंड होगा, है ना, यानी कि जो निचला हिस्सा होगा, वो अपेंडिक्स नाम के एक पार्ट को डेवलप करेगा, ठीक है। इसके निचले वाले पार्ट को अपेंडिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसके निचले वाले पार्ट को, सीकम के निचले वाले पार्ट को अपेंडिक्स कहा जाता है। आया समझ में, सीकम के निचले हिस्से को अपेंडिक्स कहा जाता है और कभी कभी इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहा जाता है। वर्मी मतलब होता है कीड़ा, वॉर्म, ठीक है ना। वर्मी मतलब होता है वॉर्म, कीड़ा। तो कीड़े के शेप का है यहाँ पर देखो। अब इट्स लोअर एंड गिव्स राइज अपेंडिक्स, नाम तो बिल्कुल कॉमन है, बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे, है ना, अपेंडिक्स। इट इज कंसिडर्ड दैट द अपेंडिक्स प्लेज सम रोल इन इम्यूनिटी। सो ऐसा माना जाता है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, और कुछ साइंटिस्ट इसका विरोध करते हैं। अभी भी साइंटिस्ट के बीच में एक कंट्रोवर्सी बना हुआ है कि कुछ कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अपेंडिक्स जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि नहीं, अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो कुछ मानते हैं इसे वेस्टिजियल ऑर्गन, और कुछ मानते हैं कि नहीं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिक जो मानते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, वो किस आधार पर मानते हैं, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का, कोई भी नॉर्मल इंसान का भी अगर हम लोग अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके हटा दें तो फिर उसके बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो अगर किसी चीज़ को हटाने से उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, मतलब उसका कोई रोल नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग किसी का कान हटा दें तो उसे सुनाई कम पड़ेगा, है ना। किसी का स्टमक हटा दें तो उसका डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। हार्ट हटा दें तो फिर वो तो गया ही, है ना। तो ये सारे जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना, अगर कोई चीज़ है उसके ना रहने से अगर कॉम्प्लिकेशन आता है तो इसका मतलब उसका महत्व था तब ना। लेकिन इसको हटाने से कोई बॉडी को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस आधार पर साइंटिस्ट ने कहा कि इसका बॉडी में कोई रोल नहीं है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इसका इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में रोल है।
तो क्योंकि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी वजह से अपेंडिक्स जो है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, वो सूज जाता है ना, उसमें सूजन आ जाता है, वो पक जाता है, पस जमा हो जाता है उसमें। और अगर वो ब्रस्ट हो जाए ना, अपेंडिक्स अगर फट जाए तो उसमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते, कुछ जहरीला पदार्थ उसमें भरा होता है, ठीक है ना, वो बाकी के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि सीवियर कंडीशन में रोगी का, जो पेशेंट है, उसका जान भी जा सकता है। इतना खतरनाक होता है अपेंडिक्स का पकना। इसीलिए अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन पाया जाता है किसी भी मरीज के, तो सबसे पहले तो उसे दर्द होता है, ठीक है। ये होता है हमारे लोअर एब्डोमिनल पार्ट में, यानी कि पेट के दाएं हिस्से के निचले पार्ट में, ठीक है, वहां पर अपेंडिक्स होता है। और अगर वहां पर दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि अपेंडिक्स में कुछ गड़बड़ है, तो इसे चेक करा लेना चाहिए डॉक्टर से। और अगर होता है अपेंडिक्स का, अगर इन्फ्लामेशन पाया जाता है, तो उसे ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है, ठीक है, ताकि बॉडी में बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, क्योंकि हटाने से इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर रह गया तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का सीकम। अब हम लोग देखते हैं कोलोन के बारे में। कोलोन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है कोलोन। ये 3 हिस्सों में बटा होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एक जो है वो इस टाइप से जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ, एक फिर ऐसा, फिर एक नीचे की तरफ, इस टाइप से आता है ना। तो जो ऊपर की तरफ ले जाता है, तो जो ऊपर की तरफ बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ उठना, ठीक है। सो असेंडिंग कोलोन बोलते हैं उसको, जो कि कैरी फॉरवर्ड अप साइड, ऊपर की तरफ ले जाता है। ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन का काम क्या है कि वो ऐसा वाला होता है, ठीक ना, ट्रांसवर्सली ले जाता है उसको, कैरी फॉरवर्ड ट्रांसवर्सली। डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन का काम होता है कैरी फूड डाउन साइड, वो नीचे की तरफ ले आता है फूड को। और एक चीज, लार्ज इंटेस्टाइन का ना तो डाइजेशन में कोई रोल होगा और ना किसी फूड के किसी कंपोनेंट को अब्जॉर्ब करने में, ठीक है। इसका काम सिर्फ, लार्ज इंटेस्टाइन का काम सिर्फ होता है वाटर को अब्जॉर्ब करना, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वाटर को अब्जॉर्ब करेगा एंड नथिंग एल्स। वाटर के अलावा और किसी चीज़ को ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो डाइजेशन तो होगा ही नहीं, और क्योंकि ये सब में विलाई भी नहीं होते तो अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, ठीक है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग तीनों पार्ट का पता चल गया काम। एक तो अप साइड लेके जाएगा, दूसरा ट्रांसवर्सली और तीसरा डाउन साइड लेके आएगा फूड को, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है इसका, लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट है रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, स्टोर्स द फीसेस। अब जो है खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका होता है, वाटर का भी जो अब्जॉर्प्शन बच गया था वो कोलोन तक कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड हो चुका होता है, अब उसमें कुछ नहीं रहता है, ठीक है। अब जो बचा हुआ रहता है वो मतलब बॉडी से बाहर ही निकालने का है। अब उस बचे हुए पार्ट में ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है जो बॉडी को चाहिए, जो बॉडी के लिए ज़रूरत हो, ठीक है, वैसा कुछ नहीं होता है। तो अब वो जो बचा हुआ अनयूजफुल चीज है वो जाकर रेक्टम में स्टोर रहता है, ठीक है। सो स्टोर्स द फीसेस, उसको हम लोग फीसेस कहते हैं। फीकल मटेरियल मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, जिसका बॉडी में कोई काम नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन बॉडी में अगर रहता है तो वो हार्मफुल जरूर होगा, लेकिन अब उसमें यूजफुल कुछ भी नहीं बचा। सो इट्स डिस्टल पार्ट इज कॉल्ड एनस। डिस्टल पार्ट मतलब सबसे लास्ट वाला पार्ट, जहां पर रेक्टम खत्म होगा उसके लास्ट वाले पार्ट को कहते हैं एनस। एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्या, एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। बता चुका हूं, एलिमेंट्री कनाल बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस में जाकर खत्म होता है ना। सो एनस इज द लास्ट पार्ट, और एनस ये रेक्टम का ही डिस्टल पार्ट है, थ्रू विच फीसेस आर एक्सक्रीटेड आउट। एनस के थ्रू ही हम लोगों का जितना भी फीसेस है वो बॉडी से बाहर निकलता है। सो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक ही फंक्शन है, ठीक है। पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, टू अब्सॉर्ब द वाटर ओनली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पानी को, वाटर को अब्सॉर्ब करना, ठीक है। इसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ पानी को अब्सॉर्ब करना है खाने से, ठीक। और जब तक वहाँ पर वो कायम रहेगा
उतना देर तक वो उससे पानी खींचता रहेगा। इसका काम सिर्फ वाटर को अब्जॉर्ब करना है। तो वाटर जितने देर तक वहाँ पर फूड जो है वहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। इफ़ द फूड रिमेन्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर लंबे समय तक फूड वहाँ पर रहता है तो लंबे समय तक वो उससे वाटर खींचता रहेगा। तो अगर लंबे समय तक रहता है और उससे सारा वाटर खींच ले, है ना, उस टाइम से, तो वो क्या हो जाएगा, जो फीकल मटेरियल बनेगा वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, है ना, हार्ड हो जाएगा। सो if the food remains in the large intestine for a long period of the time, then more and more water will be absorbed from it. ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें से अब्जॉर्ब होता रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब होता रहेगा तो क्या होगा, जो फीकल मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, ठीक है, जिसको एनएस के थ्रू एक्सक्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के वजह से बॉडी में एक कॉम्प्लिकेशन आता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, यानी कब्ज, ठीक। कब्ज इसी वजह से होता है, अगर ज़्यादा समय तक लार्ज इंटेस्टाइन में जमा रहता है तो उससे पानी जो है वो खींचता रहता है, जिसके वजह से वो उसका जो फीकल मटेरियल है वो हार्ड हो जाता है और उसका एनएस के थ्रू एक्सक्रीशन मुश्किल हो जाता है, जिसे हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का यहाँ पर नहीं हुआ तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ उससे, ठीक है, ये से इरेज कर देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब होने की वजह से जो है वो फीकल मैटर जो होता है वो हार्ड हो जाता है, जिसे एक्सक्रीट करना बहुत ही पेनफुल होता है ना, क्योंकि वो एनएस तो एक थिन पाथवे है, उससे ज़्यादा हार्ड चीज़ों का गुजरना क्या होता है, मुश्किल होता है, जिसके वजह से ये पेनफुल होता है ना एक्सक्रीट करना। सो इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। टू प्रिवेंट इट वी मस्ट टेक फूड रिच इन फाइबर बिकॉज इट मेक्स द फीसेस सॉफ्टर, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हम लोगों को ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हाई फाइबर हो, जैसे कि अंकुरित चना हो गया, मूंग हो गया, आम, है ना। तो ये सब चीज़ों को खाना चाहिए जिसमें हाई फाइबर कंटेंट्स हो। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो फीसेस को क्या करते हैं, सॉफ्टर बनाते हैं, जिसके वजह से एनएस के थ्रू जो है, जिसके वजह से एनएस के थ्रू जो फीकल मैटर का एक्सक्रीशन आसानी से हो सके। तो यहाँ तक था हम लोगों का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हमारे फूड में जितने भी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, तुम्हारा फैट हो गया, सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाता है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, बट सेल्यूलोज को ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट फॉर ओनली ह्यूमन्स, ह्यूमन में तो है ही नहीं ऐसा कोई मैकेनिज्म। यहाँ तक कि जितने भी एनिमल्स हैं दुनिया में, जितने भी एनिमल्स हैं, कोई भी खुद से सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक। बट हर्बीवोर्स कर लेते हैं। हर्बीवोर्स जो घास फूस खाते हैं, है ना, वो सेल्यूलोज का डाइजेशन कर लेते हैं। हालांकि उनके अपने बॉडी में भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है, फिर भी वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कर लेते हैं तो वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं कि हर्बीवोर्स जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, जबकि हम लोगों का बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। वैसे तो किसी भी एनिमल में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में उसके अपने बॉडी में किसी भी तरीके का कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। सो नो एनी एनिमल कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज बाय इट्स ऑन। कोई भी एनिमल सेल्यूलोज को अपने आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसे क्या कहते हैं, सेल्यूलेज, ठीक है ना। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज चाहिए हो रहा था, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज, उसी तरह सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी भी एनिमल के बॉडी में सेल्यूलेज नाम का एंजाइम नहीं बनता है। सो सेल्यूलेज नाम का एंजाइम नहीं बनने की वजह से सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर पाएगा कोई भी एनिमल, ठीक है। लेकिन हर्बीवोर्स कैसे करते हैं? सो द हर्बीवोर्स हैव कंपाउंड स्टमक।
हर्बीवोर्स का जो स्टमक होता है ना वो कंपाउंड होता है, 4 चैम्बर्स में बटे होते हैं, ठीक है। हम लोगों का स्टमक तो सिंपल था, ठीक है ना। हर्बीवोर्स का जो स्टमक होता है वो डिस्टिंक्टली 4 चैम्बर में बटा होता है, ठीक है ना, 4 चैम्बर में बटा होता है। उन 4 चैम्बर्स के बारे में आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है, अभी उस पर गौर नहीं करना है। सिर्फ 4 चैम्बर में बटा होता है, उनका कंपाउंड स्टमक होता है, सिंपल स्टमक नहीं होता है। जबकि कार्निवोर्स का स्टमक जो होता है सिंपल होता है, जैसे कि हम लोगों में है। उनके कंपाउंड स्टमक में क्या पाया जाता है, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। उन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को न्यूमोकोकस कहा जाता है, तो उस पर अभी फोकस नहीं करना है। न्यूमोकोकस वो आप लोगों को हायर क्लासेस में सब पढ़ना है, ठीक। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया से न्यूमोकोकस नाम है उसका, ठीक है, वो पाया जाता है। विच प्रोड्यूसेस सेल्यूलेज, ठीक है, वही बैक्टीरिया जो है वो सेल्यूलेज प्रोड्यूस करता है। अब एक ये वर्ड जो है सिम्बायोटिक, है ना, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो मैं उसे फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि सिम्बायोटिक क्या होता है। सिम्बायोटिक मतलब होता है कि दो एनिमल्स के बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा रिश्ता, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि दोनों को फायदा हो, ठीक है, जिसमें दोनों को फायदा हो। यानी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे फ़ायदा दो, मैं तुम्हें फ़ायदा दूंगा, ठीक है, इस टाइप से रिलेशनशिप हो। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में वही होता है, ठीक है। सिम्बायोसिस में सिम्बायोटिक कैसे बन गई है बैक्टीरिया, तो हर्बीवोर्स के स्टमक में उसको क्या मिलता है बैक्टीरिया को, एक तो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है बैक्टीरिया को, और उसे रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है ना, जगह मिल रहा है, रहने का घर मिला है उसको, बैक्टीरिया को घर भी मिला है और खाना भी मिल रहा है वहीं से, ठीक है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है। अब हर्बीवोर को कैसे फ़ायदा हो रहा है बैक्टीरिया से, तो हर्बीवोर के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बैक्टीरिया ये मदद कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है आपस में, इसीलिए इसको सिम्बायोसिस कहा जाता है। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस सेल्यूलेज। तो ये सेल्यूलेज ही जो है वो, द सेल्यूलेज एंजाइम्स इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो यही सेल्यूलेज एंजाइम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगा, ठीक। ये सेल्यूलेज उसके अपने बॉडी में, काऊ के अपने बॉडी में नहीं बना है, वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है उस एंजाइम को, ठीक है। अब सेल्यूलोज का डाइजेशन इतना भी आसान नहीं है, ठीक है ना, सेल्यूलोज का डाइजेशन इतना आसान भी नहीं है, तो उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, ठीक है। उसके हर एक पार्टिकल्स तक सेल्यूलोज को पहुंचना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक काव है, वो एक इतना बड़ा फ्रूट खाया, ठीक है, फ्रूट खाया। अब उस फ्रूट का, क्योंकि फ्रूट क्या है, एक प्लांट सेल का बना हुआ है ना, तो उसका जितना भी सेल है वो सेल में सेल वॉल होगा, और सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, प्लांट का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, सेल्यूलोज का। तो उसके हर एक सेल तक पहुंचना होगा सेल्यूलेज को, तब जाकर ना वो डाइजेस्ट होगा। सिर्फ ये सब में तो सेल्यूलेज नहीं है, इसके अंदर भी तो बहुत सारे सेल्स हैं, और उनका भी तो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज का बना होगा। तो हर एक सेल तक सेल्यूलेज को पहुंचाना होता है, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। और वो टाइम कैसे मिलेगा, वो टाइम कैसे देगा, देखो, सबसे पहले तो काउस जो है वो ईट करते हैं ना, खाते हैं, उसके स्टमक में चला गया, जितना हिस्सा जो है सेल्यूलोज के कांटेक्ट में आया, जो पार्टिकल्स, वो डाइजेस्ट हो गया। जैसे ऊपर वाला मान लेते हैं, ये एक बड़ा पार्टिकल था, ठीक है, ये बड़ा पार्टिकल है, इसके ऊपर जितना सेल मिला सेल्यूलेज को, उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब जो अंदर के सेल्स हैं वो तो रह गए, तो अब क्या करता है काव, फिर उसको उगलता है ना, मुंह तक लाता है, और फिर उसको अच्छे से चबाता है, ठीक है। कभी भी देखना गाय को जुगाली करते हुए हमेशा उसका मुंह चलता रहता है, ठीक है, गाय भैंस है ना, वो लोग का हमेशा मुंह चलता रहता है। क्यों चलता है, क्योंकि वो लोग खा लेता है, फिर मुंह में लाता है अपना उगल करके, है ना, फिर उसको अच्छे से चबाता है, फिर स्टमक में जाता है वो, है ना, फिर जो रह गया था, जो नहीं हुआ था, उसमें फिर सेल्यूलेज का एक्शन होता है, फिर जो बच गया फिर उसको मुंह में लाया, फिर उसको अच्छे से चबाया। इस तरीके से कई बार वो करता रहता है, जिसके वजह से हर एक सेल तक जो है सेल्यूलोज का एक्शन अच्छे तरीके से हो सके। तो सेल्यूलोज का डाइजेशन इस तरीके से अच्छे से हो गया।
ठीक, अभी भी सेल्यूलोज का डाइजेशन कंप्लीटली नहीं होता है, उसको भी डाइजेस्ट तो हो गया, अब उसको अब्जॉर्ब करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो अब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो इनका अब्जॉर्प्शन के लिए भी अधिक से अधिक टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम देने के लिए उसमें विलाई तो होगा, सब कुछ होगा, लेकिन और ज़्यादा टाइम चाहिए उसको, तो क्या होगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई इसमें बढ़ेगा। ठीक है ना, द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इज डिफिकल्ट वेयर इज द डाइजेशन ऑफ मीट इज ईजियर। ठीक है, मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन दोनों डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हर्बीवोर्स में, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर इन हर्बीवोर्स देन इन कार्निवोर्स। इसीलिए कार्निवोरस के कंपैरिजन में हर्बीवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ज़्यादा लार्ज होता है, ताकि अच्छे से अब्जॉर्प्शन हो सके सेलुलोज का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन और काव का लेते हैं। इन ह्यूमंस 6 मीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 मीटर लंबा होता है। काव का 9 मीटर, ह्यूमंस का 6 मीटर। ठीक है, क्योंकि जो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, और काव्स क्योंकि सिर्फ हर्ब्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, हमेशा उनको वही घास फूस ही खाना है, इसीलिए उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 9 मीटर होता है। अब तुम लोग सोचते होगे कि हम लोग भी तो बहुत कुछ ऐसा हर्ब्स खाते हैं जो कच्चा रहता है, उसमें सेल्यूलोज होता है, जैसे कि हम लोग फल खा रहे हैं, उनका भी तो फल सब्जी जो हम लोग खा रहे हैं उनका भी तो जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है। तो हम लोगों में कैसे डाइजेस्ट होता है, तो पहले ही बता देते हैं, हम लोगों के बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। उस फूड में जितना प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो सबको डाइजेस्ट कर लेगा, और जो सेल्यूलोज का जो बच गया है वो सेल्यूलोज अनडाइजेस्टेड फॉर्म के थ्रू फीसेस से बाहर निकल आएगा। जैसे हम लोग अंदर लेते वैसे ही बॉडी से बाहर आ जाएगा। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि हम लोग के बॉडी में ना तो सेल्यूलेज है और ना ही इसको प्रोड्यूस करने वाला कोई सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, सो हमारे बॉडी में नहीं होगा। सो यहाँ तक था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी न्यूट्रिशन का। ठीक है, अब ये जो हम लोगों का जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्ब करके जो हर एक सेल तक पहुँचाया है, उसका अब एसिमिलेशन वाला पार्ट बाकी रह गया है, जिसे हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। फूड तो चला गया है ना, ग्लूकोज चला गया, अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए उसे ऑक्सीजन भी चाहिए, तब जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कैसे आएगा, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन हर एक सेल तक कैसे पहुंचता है, और फिर पढ़ेंगे हम लोग कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलकर किस तरह रिएक्ट करते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। सो पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।